तो आज हम सिर्फ सेंट्री रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं क्योंकि आप में से काफी सुपर फैंस के मन में सेंट्री से रिलेटेड क्वेरीज है। तो चलो अब शुरू करते हैं। सेंट्री वर्सेस न्यू सुपरमैन जेम्स गन वर्जन। अब सेंट्री को तो हमने थंडरबोल्ट्स में देख लिया और अब ये बंदा द न्यू एवेंजर्स का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पर सुपरमैन को रिलीज होने में अब भी 30 to 35 डेज बाकी है और सिर्फ ट्रेलर देखकर हम नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा पावरफुल है। इसलिए जैसे ही जेम्स गन की सुपरमैन आती है हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। वैसे पर्सनली मुझे ये वाला सुपरमैन ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि इसके इमोशन दिखाई देता है। इसे हम स्ट्रगल करते हुए देखते हैं सुपर विलन्स के आगे और ऐसे सुपरमैन से कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, ना कि ऐसे सुपरमैन से जो होप के नाम पर सिर्फ एक ओवर पावर्ड बीइंग है जिसका ना तो कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है और ना ही स्टोरी इम्पैक्टफुल होती है। लेकिन फिर भी मैंने हेनरी कैविल वर्जन को कंपेयर कर दिया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो सुपर बैटल देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सेंट्री वर्सेस इन्फिनिटी स्टोन। अब इन दोनों का कोई मैच नहीं है। सेंट्री के पास भले 1000 सन्स की पावर्स हो लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक वो सिर्फ एक सिटी लेवल कैरेक्टर है और कॉमिक्स में इसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स है। लेकिन फिर भी सेंट्री ज्यादा से ज्यादा एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी तब जब वो वॉइड की पावर्स को यूज करे। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन यूनिवर्स के बिग बैंग की वजह से बने थे और यूनिवर्सल लेवल पर इन पत्थर की पावर लेवल सेंट्री से बहुत ज्यादा है। सेंट्री कभी दूसरों की सोल को मैनिपुलेट नहीं कर सकता लेकिन सोल स्टोन से ऐसा हो सकता है और सोल स्टोन के अंदर एक डायमेंशन है जिसमें किसी को भी ट्रैप कर सकता है। टाइम स्टोन की तरह सेंट्री के पास वक्त को चेंज करने की पावर्स नहीं है, जबकि टाइम स्टोन यूजर सेंट्री को एक लूप में फंसा देगा या फिर सेंट्री का टाइम रिवर्स करके उसका बर्थ ही नहीं होने देगा। और सेंट्री टाइम की बियॉन्ड नहीं है इसलिए वो टाइम एबिलिटीज उस पर काम करेगी। सेंट्री लो लेवल पर रियलिटी मैनिपुलेशन कर सकता है कॉमिक्स में, पर रियलिटी स्टोन की लिमिट यूनिवर्सल है। रियलिटी स्टोन से सेंट्री का एग्जिस्टेंस मिटाया जा सकता है लेकिन सेंट्री रियलिटी स्टोन को कभी इरेज नहीं कर पाएगा। पावर स्टोन की तरह सिर्फ एक टच में प्लैनेट और रियलम को डिस्ट्रॉय करना भी सेंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ सेंट्री खुद एक प्लैनेट डिस्ट्रॉयर है लेकिन पावर स्टोन से ये काम बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। स्पेस स्टोन की तरह सेंट्री कभी भी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट नहीं हो सकता और माइंड स्टोन से तो सेंट्री जितना दूर रहे उतना अच्छा है क्योंकि सेंट्री मेंटली बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। इसलिए माइंड स्टोन का एक अटैक और सेंट्री मेंटली वही हार जाएगा। इसलिए इन्फिनिटी स्टोन ऐसे पत्थर है जिससे कॉस्मिक एंटिटीज तक को टेक डाउन किया जा सकता है और इसके सामने सेंट्री कुछ भी नहीं है। इसलिए इन्फिनिटी स्टोन कुछ ज्यादा ही सुपीरियर है सेंट्री से। सेंट्री वर्सेस एडम वॉरलॉक। अब एडम वॉरलॉक सोवरन्स में सबसे पावरफुल है क्योंकि इसे बनाया था एक परफेक्ट बीइंग के तौर पर। वैसे एडम को टाइम से पहले अपने ककून से बाहर निकाल दिया था जिसकी वजह से एडम मेंटली और फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं है जितना उसे होना चाहिए था। और एडम की एज आज के टाइम में 2 साल के आसपास हो सकती है, पर इसके बाद भी उसने एंटायर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम की अकेले बैंड बजा के रख दी थी, जिससे स्टार लॉर्ड के वेपन्स के इस पर कोई खास असर नहीं होता है, ना ही योंडो के एरोज इसके स्किन को टियर कर पाता है। और नेबुला और ड्रैक्स जो गार्डियंस टीम के बेस्ट फाइटर्स और हैवी हिटर्स है, ये दोनों भी एडम के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सके। एडम स्ट्रॉन्ग है लेकिन इस फाइट में वो सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि नेबुला ने पीछे से अटैक किया था। पर एडम के एनर्जी प्रोजेक्शन बहुत पावरफुल होता है और ये सबसे ड्यूरेबल सोवरन्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर है। पर कॉमिक्स में एडम का कॉस्मिक लेवल पर काफी बड़ा रोल रह चुका है, इसलिए हो सकता है सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसको बहुत बड़ा अपग्रेड्स मिल जाए। लेकिन जब बात आती है सेंट्री की, तब कुछ चीजों की वजह से उसे इस फाइट में एडवांटेज मिलेगा, जैसे टेलीकिनेसिस एबिलिटी। एडम वॉरलॉक की एक वीकनेस है जो सेंट्री यूज कर सकता है और सेंट्री अपने पावर्स को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। दोनों के पास बैटल एक्सपीरियंस की कमी है लेकिन सेंट्री मेंटली ज्यादा मैच्योर है, इसलिए वो एडम के अगेंस्ट में ज्यादा बेटर तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकता है। इसलिए कंक्लूजन की बात करें तो एडम काफी पावरफुल बीइंग है लेकिन वो मेंटली और सुपर पावर वाइज इनकम्प्लीट है, उसे अभी काफी ग्रो करना है, जबकि सेंट्री अब मैच्योर हो चुका है और वो अपनी बेसिक एबिलिटीज पर अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। इसलिए अगर फ्यूचर में एडम को कॉस्मिक लेवल के अपग्रेड्स मिलते हैं तो वो सेंट्री को सरपास कर देगा। लेकिन अभी के लिए सेंट्री के रॉ पावर्स और टेलीकिनेसिस एबिलिटी की वजह से एडम वॉरलॉक यहाँ पर हार जाएगा। सेंट्री वर्सेस गाया। तो गाया को हमने देखा था सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में, ये एक स्क्रल है इसलिए इसके पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज तो पहले से थी लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की वजह से इसे हीलिंग मिलती है और बाद में ये लड़की सुपर स्क्रल बन जाती है क्योंकि इसने हार्वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जिसमें कई सारे एवेंजर्स और एलियंस का डीएनए था। और अब स्क्रीन पर जितने भी नाम दिख रहे हैं गाया उन सब की पावर्स को यूज कर सकती है। इसने तो ग्रेविक को भी बीट कर दिया था जिसके पास सेम सुपर पावर्स थी। अब सबसे पहले रॉ पावर्स की बात करें तो सेंट्री के पास 1000 सन्स की पावर्स है और इसलिए उसने इजीली थंडरबोल्ट्स को बीट कर दिया था। पर गाया के पास एवेंजर्स और बाकी सुपर विलन्स की एबिलिटीज है लेकिन ये सारे एबिलिटीज से सेंट्री इजीली डील कर सकता है, जिसे हल्क की स्ट्रेंथ से सेंट्री इक्वली मैच करेगा। फिर अपने स्पीड से वो टेलीकिनेसिस को भी ब्रेक कर देगा और फेजिंग तो वैसे भी सेंट्री पर काम नहीं करती है।
और रही बात कैप्टन मार्वल की पावर्स की, तो गाया अभी उस लेवल की एनर्जी प्रोजेक्शन यूज नहीं कर सकती जिससे वो सेंट्री को मार सकती है। पर जब बात आती है फीट्स की, तो गाया के पास बेटर फीट्स है क्योंकि ग्रेविक को बीट करना ज्यादा मुश्किल काम है थंडरबोल्ट्स के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी जब ये दोनों फाइट करेंगे तब सेंट्री गाया से सुपीरियर देखने मिलेगा। सेंट्री कॉस्मिक लेवल बीइंग है जिसके पास भले अभी के लिए ज्यादा फीट्स ना हो, लेकिन उसकी गॉड लाइक स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को सरपास करना इजी काम नहीं होने वाला। वाइड रेंज ऑफ सुपर पावर्स की वजह से गाया की वर्सेटिलिटी अच्छी है, लेकिन वो सारी पावर्स को अच्छे से यूज करना भी सीख रही है। आखिरकार ये सब बोरोड पावर्स है, पर सेंट्री की पावर सारी ओरिजिनल है। इसलिए भले सेंट्री के पास कम सुपर पावर्स हो, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी एबिलिटीज को फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकता है। इसलिए हो सकता है कुछ सिचुएशन में गाया सेंट्री को बराबरी की टक्कर दे, लेकिन आखिर में सेंट्री होगा जो इस फाइट में जीत जाएगा। सेंट्री वर्सेस नेमोर। अब सेंट्री इतना पावरफुल है कि इसकी स्ट्रेंथ थॉर और हल्क से मैच करती है और एमसीयू वर्जन पे एक ओवरपावर्ड बीइंग है, पर नेमोर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इजीली शूरी वर्जन वाले ब्लैक पैंथर से फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है और पानी के अंदर इसकी पावर लेवल मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है क्योंकि इसकी सिर्फ एक बार टैप करने से पानी के अंदर शॉक वेव प्रोड्यूस हो गई थी। लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने नेमोर को अंडर वाटर फाइट करते हुए नहीं देखा है, इसलिए पानी के अंदर ये क्या कर सकता है वो बताना काफी मुश्किल है। पर सेंट्री स्पेस में भी आराम से सर्वाइव कर सकता है, जिसका मतलब सेंट्री को जिंदा रहने के लिए सांस लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है और सेंट्री उड़ सकता है, इसलिए पानी के अंदर उसे स्विम करने की जरूरत नहीं है। अब ओवरऑल देखें तो सेंट्री की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड सब कुछ नेमोर से फास्ट है। नेमोर भी अपने पैरों में लगे विंग्स की वजह से काफी तेज उड़ पाता है, पर नेमोर की सिर्फ ट्रैवलिंग स्पीड अच्छी है, जबकि सेंट्री की ट्रैवलिंग और रिफ्लेक्सेस दोनों काफी ज्यादा तेज है। ऊपर से सेंट्री के पास हीट बेस्ड एबिलिटीज है जो नेमोर की एक वीकनेस बन जाती है, इसलिए जमीन पर फाइट होती है तो वैसे भी नेमोर की जीतने का कोई चांस नहीं बनता। पर अगर फाइट पानी में होती है उसके बाद भी सेंट्री नेमोर को मार देगा, उसकी सुपीरियर स्ट्रेंथ, स्पीड और सन बेस्ड पावर्स की वजह से, इसलिए सेंट्री यहाँ पर जीत जाएगा। सेंट्री वर्सेस एबोनिमो, दोनों में से किसकी टेलीकिनेसिस बेटर है? अब कॉमिक्स और सिनेमैटिक यूनिवर्स दोनों जगह सेंट्री के पास टेलीकिनेसिस एबिलिटीज है, मतलब चीजों को बिना टच के मूव करना, पर सेंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी बेस्ड अटैक यूज करता है, इसलिए सेंट्री के बेस वर्जन के पास टेलीकिनेसिस से रिलेटेड ज्यादा फीट्स नहीं है। और एमसीयू में भी सेंट्री ने अभी इस एबिलिटी को यूज करना शुरू किया है और अब तक ये सिर्फ रेड गार्डियन और जॉन वॉल्कर पर यूज हुई है, पर एबोनिमो की मेन सुपर पावर से टेलीकिनेसिस है, इसलिए उसे इस एबिलिटी के बारे में सेंट्री से ज्यादा पता है। इन्फिनिटी वॉर में हम देख चुके हैं कि मो अपनी पावर से कैसे कार को कट कर देता है, कल ऑब्सिडियन को अपने रास्ते से हटा देता है, ब्रिक्स को शार्प बना देता है और सिर्फ टेलीकिनेसिस के भरोसे रहकर ये डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट कर देता है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि ये डॉक्टर मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स था और ये सारी चीजें करना आसान काम नहीं था। अब बॉब को सेंट्री बने हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका है, इसलिए अब तक उसकी टेलीकिनेसिस एबिलिटी अच्छी खासी एनहांस्ड हो चुकी होगी, पर एमसीयू में ऑन स्क्रीन एबोनिमो की फीट्स बेटर है, इसलिए अभी के लिए एबोनिमो सेंट्री से बेटर टेलीकिनेसिस करता है। और रही बात कॉमिक्स की, तो यहाँ भी एबोनिमो सेंट्री से अच्छे फीट्स कैरी करता है, लेकिन सेंट्री ने कई बार पावरफुल विलन्स की सुपर पावर्स को सरपास किया है और सेम सीन एबोनिमो के साथ हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए कॉमिक वर्जन के बीच टाई होता है। थंडरबोल्ट इवेंट के टाइम पर सैम विल्सन, जो कि अब कैप्टन अमेरिका है, वो सेंट्री को रोकने क्यों नहीं आया? अब ये तब की बात है जब वॉइड लोगों को डार्कनेस का शिकार बना रहा था और थंडरबोल्ट्स में ये मेंशन हुआ था कि रेड हल्क ने व्हाइट हाउस को बर्बाद कर दिया है, इसलिए ये बात तो कंफर्म है कि थंडरबोल्ट इवेंट ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बाद हुआ था। और इस टाइम पर सैम विल्सन के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जैसे उसे एवेंजर्स टीम बनानी है, इसलिए हो सकता है वॉइड अटैक के टाइम पर सैम उस सिटी में हो ही ना। बेसिकली लोग खुद होके सैम के पास नहीं आने वाले एवेंजर बनने के लिए, उसे सुपर ह्यूमंस को ढूंढ कर टीम का हिस्सा बनाना है। हो सकता है सैम विल्सन शांग-ची नहीं तो प्रोफेसर हल्क के पास गया हो, इसलिए जब कैप्टन न्यूयॉर्क सिटी में था ही नहीं तो वॉइड से फाइट करना बहुत दूर की बात है। पर अगर कैप यहाँ होता भी तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, वॉइड उसे भी डार्कनेस का शिकार बना देता और आखिर में थंडरबोल्ट्स को सारा काम करना पड़ता, इसलिए कैप के होने या ना होने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।